आज तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:15 बजे चेन्नई में सेना को देश में ही बना और अत्याधुनिक अर्जुन मैन बैटल टैंक सौंपेंगे। चेन्नई के टैंक प्रोडक्शन फैसिलिटी में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी इन टैंक को भारतीय सेना को सौंपेंगे। डीआरडीओ की ओर से डिजाइन और तैयार की गई इस नई तकनीक के मैन बैटल टैंक अर्जुन की सेना में शामिल होने के बाद दूसरे देश पर टैंक को लेकर भारत की निर्भरता और कम हो जाएगी। पीएम मोदी चेन्नई मेट्रो रेल के पहले चरण के विस्तार का उद्घाटन भी करेंगे और इसके साथ चेन्नई के बाद प्रधानमंत्री मोदी करीब 3 बजे केरल के कोच्चि पहुंचेंगे, जहां वो विकास के कामों का उद्घाटन करेंगे। और आज का दिन बेहद ही खास है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण भारत जाएंगे और सबसे पहले वो तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे चेन्नई में सेना को देश में ही बना और अत्याधुनिक अर्जुन बैटल टैंक सौंपेंगे, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। चेन्नई के टैंक प्रोडक्शन फैसिलिटी में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी इस टैंक को भारतीय सेना को सौंपेंगे। आपको बता दें, डीआरडीओ की ओर से डिजाइन और तैयार की गई इस नई तकनीक के मैन बैटल टैंक अर्जुन के सेना में शामिल होने के बाद दूसरे देश पर टैंक को लेकर भारत की निर्भरता और कम हो जाएगी। बंगाल में बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर हमला हुआ है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। बाबू मास्टर दिसंबर में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने दावा किया कि बसीरहाट से कोलकाता जाते वक्त बाबू मास्टर पर हमला हुआ और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि आज टीएमसी के कायर गुंडों ने बंगाल के बसीरहाट जिला मुख्यालय से कोलकाता लौट रहे बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर लाहूहाटी इलाके में जानलेवा हमला किया। हालत नाजुक। बाबू मास्टर दिसंबर में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। ऐसे हमलों से बीजेपी डरने वाली नहीं। टीएमसी से इस्तीफा दे चुके दिनेश त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। न्यूज 18 से बात करते हुए दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें टीएमसी में घुटन महसूस हो रही थी। त्रिवेदी के मुताबिक पश्चिम बंगाल शांति और बदलाव चाहता है। दिनेश त्रिवेदी जी, आपने कल अचानक से इस्तीफा दे दिया, तो ये एक कोई उसी मिनट का थॉट था या काफ़ी समय से आप सोच रहे थे इस बारे में? देखिए, क्या होता है कि कोई चीज़ अचानक नहीं होती। जैसे बारिश, बिजली, ये अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक प्रतिक्रिया होती है। समुद्र का पानी ऊपर जाता है, एक वातावरण बनता है, उसके बाद बारिश आती है, बादल होते हैं, बिजली चमकती। तो हमारे कल के ये जो हमने त्याग पत्र दिया, उसके पीछे भी बहुत सारे इतिहास है ना। कोशिश हमने की कि पार्टी को बताने की जगह नहीं था। और इतना भ्रष्टाचार और इतना वायलेंस, ये बंगाल की छवि नहीं है। बंगाल के लोग शांति प्रिय है, जिसको भौद्रो लोग बोलते हैं। नहीं, लेकिन टीएमसी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आपने पार्टी के अंदर तो कभी कोई इस तरीके की नाराज़गी जताई नहीं, सीधे इस्तीफा दे दिया। सब जानते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, इसमें सब कुछ है, सब मैसेजेस हैं, सब जानते हैं, मगर प्रायोरिटी बदल गई। सर, इधर आपने इस्तीफा दिया और उधर तुरंत बीजेपी की तरफ से आपको वेलकम भी कर दिया गया। की तरफ से वेलकम हमको मतलब बहुत सालों से, और कोई नया नहीं है। हम उनके मतलब आभारी हैं कि हमको उस योग्य काबिल समझा कि वो वेलकम करे। बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया में, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे उन्होंने उस काबिल समझा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक ब्रिज को विस्फोटक से धमाका कर उड़ा दिया गया। ये पुल 80 साल पुराना था। इस पुल की जगह अब एक नया पुल बनना है, जिसे बनाने में 72 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। नया पुल इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा।
पुलवामा हमले को 2 साल बीत चुके हैं। इन 2 सालों में कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अगर एक चीज नहीं बदली है तो वो है सीआरपीएफ के जवानों का जज्बा। भले ही 2 सालों में आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले में सीआरपीएफ ने अपने 40 जाबाजों को खोया और इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के 5 जवान शहीद हुए थे। आज भी बटालियन के अफसर और जवान जब भी अपने साथियों को याद करते हैं तो अपनी आंख से झलकते आंसुओं को नहीं रोक पाते। बावजूद इसके आज भी 76वीं बटालियन के अफसरों और जवानों का जोश हाई है। पुलवामा हमले के 2 साल। हमने कोशिश की है कि जिसने भी ये कायराना हमला किया है हम उससे इस चीज़ का बदला लें और उन सबको मजबूर कर दें, या तो वो हथियार छोड़ दें या तो फिर वो ये दुनिया छोड़ दें। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। कल्पना करके देखिए उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को, उस पत्नी को, उन बच्चों को जिनका घर का चिराग उसी तिरंगे में लिपटा हुआ जब उनके घर आता है। वो दर्द हम बयान नहीं कर सकते। साथियों की याद में आंखें हुई नम। तिलकराज भाई, आपके पास में बचा हुआ, हम आपसे पार्टी लेना चाहते हैं। तो ये बोला भाई अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी आने के बाद ये पार्टी करूँगा। लेकिन हमारे को क्या पता था कि वो आके इस पार्टी में शामिल ही नहीं होगा। और वो शहीदों को सलाम। हम उस मिट्टी की जिसकी कसम खाई है उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, उस देश को कभी झुकने नहीं देंगे, और बल्कि हम आगे आकर के अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, चाहे बलिदान कितना भी देना पड़े। ये कॉल है उन जांबाजों का जो आज भी देश की सरहद की सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात हैं। ये वचन है उन बहादुरों का जिनके हौसले के आगे आतंक के सौदागर सर उठा नहीं पा रहे हैं। ये नमन है उन शहीदों को जिनकी याद आज भी इनके दिलों में बसती है। शनिवार को जम्मू में तैनात सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने 2 साल पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। अपने साथियों को खोने का दर्द, गम और गुस्सा आज भी इस बटालियन के हर जवान और अफसर के दिल में भरा पड़ा है। तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, आप कल्पना करके देखिए कि जिस तिरंगे को हम इतने गर्व से, जो हमारी आन बान और शान है, जब वो फहराता है तो हम सबका, हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन कल्पना करके देखिए उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को, उस पत्नी को, उन बच्चों को जिनका घर का चिराग उसी तिरंगे में लिपटा हुआ जब उनके घर आता है। वो दर्द हम बयान नहीं कर सकते कि हमारे जब साथी तिरंगे में लिपटे हुए पहुंचे अपने घर में तो क्या कंडीशन थी उनके परिवारजनों की। वो सोच के भी, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक कोई व्यक्ति अगर मरता है तो उसकी लाश होती है, लेकिन जब हमारे भाई जब पहुंचे तो उनकी लाश भी नहीं थी। तो वो चीज, वो रोष मन से जाता नहीं। ये कमल सिसोदिया है, सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन की डिप्टी कमांडेंट। इनके और इस बटालियन के तमाम जवानों के दिलों में आज भी अपने उन साथियों की यादें ताज़ा हैं जो 14 फरवरी 2019 के आतंकी हमले में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के 5 जवान शहीद हुए थे। बावजूद इसके आज भी इस बटालियन के अफसरों और जवानों के दिलों में देश की हिफाजत में मर मिटने का जज्बा कम नहीं हुआ है।
बहुत दुखद घटना है ये जो हुई थी। कायराना हमला था एक जो ये हुआ था पुलवामा में। इसमें हमारे इसी देश के अलग अलग मतलब इलाकों में रहने वाले लोग जो थे, वो हमारे जो भाई थे, साथी थे, जो जवान थे हमारे, वो शहीद हुए थे इसमें। उसके बाद हमने कोशिश की है कि जिसने भी ये कायराना हमला किया है, हम उससे इस चीज़ का बदला लें और उन सबको मजबूर कर दें, या तो वो हथियार छोड़ दें या तो फिर वो ये दुनिया छोड़ दें। ये हमारे लिए बहुत ही एक गौरव की बात है कि हम देश के लिए कुछ कर पाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे हमें बलिदान कितना भी देना पड़े, लेकिन हम उस मिट्टी की जिसकी कसम खाई है उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, उस देश को कभी झुकने नहीं देंगे, और बल्कि हम आगे आकर के अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, चाहे बलिदान कितना भी देना पड़े। 14 फरवरी 2019 यानी वो तारीख जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए एक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। 76वीं बटालियन के जवान आज भी अपने शहीद साथियों की यादों को दिलों में जिंदा रखे हुए हैं, और जब कभी भी उनका जिक्र होता है तो उनकी आंखें नम हो उठती हैं। जब भी हम ये दिन आता है हम उसको बहुत याद करते हैं। हमारे को बहुत याद आती है उनकी, क्योंकि वो एक साथ हमने ड्यूटी करना, एक साथ जाना, और जिसमें कि हेड कांस्टेबल जैमल सिंह था जो कि हमारे साथ बहुत करीब था, और कांस्टेबल तिलकराज था जो कि जब ये छुट्टी काट के आया तो इसके पास में एक्चुअली उस टाइम 1.5 महीने का एक बच्चा हुआ था छोटा। तो जब हमने इसको बोला कि तिलकराज भाई आपके पास में बच्चा हुआ, हम आपसे पार्टी लेना चाहते हैं, तो ये बोला भाई अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी आने के बाद ये पार्टी करूँगा। लेकिन हमारे को क्या पता था कि वो आके इस पार्टी में शामिल ही नहीं होगा, और वो तरफ से गर्व भी होता है और एक दुख की घड़ी भी थी बहुत। पूरे सीआरपीएफ क्या मतलब पूरे ये भारत के लिए बहुत दुख की बहुत बड़ी घटना हुई थी, और इसके कारण सीआरपीएफ के 42 से 40 जवान जो थे सीआरपीएफ को खोने पड़े थे और शहीद हुए थे वे। और ये जो 5 जवान ये हमारे यूनिट के थे, हमारे साथ ही रहते थे, एक परिवार के जैसा इनका, हमारा जैसे बड़े भाई हैं वैसे हमारे साथ ये रहते थे। और लेकिन जब ये शहीद हुए तो हमारी जैसे साथी जवान की आंखें भर आई, तो मतलब काफ़ी बुरा लगा था। जम्मू में जो 76 बटालियन का कार्यालय है, जहां पर ये 5 जवान जो जहां पर आप देख रहे हैं, जिनके चित्र जहां पर लगे हुए हैं, हेड कांस्टेबल नसीर अहमद, हेड कांस्टेबल जैमल सिंह, कांस्टेबल रोहतास लांबा और सुखजिंदर व कांस्टेबल तिलकराज, ये सभी यहाँ इसी बटालियन के जवान थे। जब यहाँ से बस रवाना हुई थी कश्मीर के लिए तो उस बस में सवार थे और वहाँ पर इन्होंने शहादत पाई थी। और आज यहाँ पर सीआरपीएफ के कैंप के भीतर इन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर उनके सारे साथी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आज के दिन पर अपने साथियों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऑपरेशन कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवान जारी रखे हुए हैं और कामयाबी भी सुरक्षा बलों को मिल रही है। सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में हर रोज कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं। उनकी मुस्तैदी की बदौलत जम्मू के सांबा सेक्टर में आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स के नंबर 2 जहूर अहमद राथर को गिरफ्तार किया गया। जहूर कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की वारदात में वांटेड था। अनंतनाग और सांबा पुलिस ने अपने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान सांबा के बारी ब्राह्मणा इलाके के एक घर से जहूर को गिरफ्तार किया। टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा संगठन है। सूत्रों के मुताबिक जहूर अहमद राथर और खालिद और साहिल सरहद पार से आने वाले हथियारों की एक खेप लेने के लिए सांबा आया था, लेकिन इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल ने जैश के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है जिसने भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर की रेकी की थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जैश आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने अजीत डोभाल के घर का वीडियो भी बनाया था। जैश के आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने पूछताछ में बताया कि उसने सीमा पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर अजीत डोभाल के घर और आसपास के सुरक्षा इंतजामों का वीडियो बनाकर मई 2019 में सरहद पार अपने हैंडलर डॉक्टर को भेजा था। पुलवामा हमले को हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल के जवान आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ देश की हिफाजत में जुटे हुए हैं।
और यही वजह है कि उनके हिम्मत और हौसले के आगे घाटी में आतंक दम तोड़ रहा है। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। महाराष्ट्र में टिकटॉक स्टार की मौत के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के एक मंत्री के नाम पर संदेह जताया है। उधर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर ये राजनीतिक साजिश हुई तो किसी को नहीं बख्शेंगे। 7 फरवरी को टिकटॉक स्टार पूजा चौहान ने पुणे में खुदकुशी कर ली थी। बीजेपी इस मामले में एक मंत्री को हटाने और गिरफ्तारी की मांग कर रही है, क्योंकि पूजा चौहान के आत्महत्या करने के बाद उसके फोन को पुलिस के हाथ लगने से पहले गायब करने से जुड़े दर्जनों ऑडियो क्लिप और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसे लेकर बीजेपी आक्रामक है। 22 साल की लड़की आत्महत्या करती है, उस पर राजनीति प्रश्न उठ रहे। ऐसी बातें करना ये सिर्फ शिवसेना के उद्धव ठाकरे कर सकते हैं और दूसरे शरद पवार। 3 बीवियां धनंजय मुंडे ने की, 2 उसमें से पुलिस में जा रही है। ये अपनी संपत्ति छिपाता है और उसको शरद पवार साहब सर्टिफिकेट दे रहे हैं और पूजा चौहान को उद्धव ठाकरे और अजित पवार सर्टिफिकेट दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये सरकारी गुंडों की सरकार है। मुख्यमंत्री खुद 19 बंगलों छुपाता है। पूजा चौहान को न्याय मिलेगा और उसमें जो इन्वॉल्व है, जो ऑडियो क्लिप है, वो स्पष्ट कह रही है संजय राठौड़ इन्वॉल्व है, उनको जेल में भेजना ही पडेगा। ठीक आहे, त्याच्याबद्दल चौकशी व्यवस्थित केली जाईल आणि जे काय सत्य आहे ते जनतेसमोर येईल आणि त्याच्यामध्ये ज्यांच्यावरती कारवाईची गरज असेल ती कारवाई होईल। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट जारी है। चीन की सेना वहां से पीछे लौट रही है। पिछले 10 महीने से एलएसी पर जारी तनाव अब कम होता नजर आ रहा है। ये सब कुछ आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम वहां पैंगोंग में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां आजकल ठंड इतनी है कि बहती नदियां जम गई और 135 किलोमीटर लंबी झील भी पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो गई। ये पैंगोंग का सदर्न बैंक है और चूंकि ये इलाका जो है, झील जो है जहाँ से शुरू होती है, ये वो इलाका है और यहाँ से जहाँ पे टैंक रेजिमेंट यानी कि स्पांगुर गैप की बात करें, जहाँ चीन की टैंक रेजिमेंट जो है तैनात थी और 10 तारीख को दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ, उसके बाद जो है टैंक्स जो है पीछे जाने शुरू हुए। यहीं से अगर आप 50 से 60 किलोमीटर आगे चले जाएँ तो वो इलाका यहीं से पड़ता है और वहीं से जो है बड़े जो हैवी आर्मर्ड व्हीकल हैं, टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनको पीछे हटाना शुरू किया जा चुका है, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरीके से उन चोटियों पर अपनी पकड़ मजबूत की थी, चीन के जो है होश फाख्ता हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ ये जो फिंगर एरिया है, फिंगर एरिया में भी जो है अब धीरे धीरे जो है चीन ने अपने सैनिकों को कम करना शुरू किया है। अब वो अपने सैनिकों को लेकर फिंगर 8 के पीछे जा रहा है, तो भारतीय सेना अपने जो यहाँ पे फिंगर 3 के पीछे जो अपना परमानेंट बेस है वहाँ पे आ रही है। हालांकि अभी पेट्रोलिंग जो है यहाँ नहीं होगी, धीरे धीरे जब और हालात सुधरेंगे, दुरुस्त होंगे, उसके बाद पेट्रोलिंग के पर भी चर्चा होगी। कई सारी आवाज़ें ज़रूर उठी हैं कि आखिर क्या भारतीय सेना ने अपनी ज़मीन दे दी, सरकार विफल हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फ्रिक्शन एरिया है, फ्रिक्शन पॉइंट है, वो 1 या 2 पॉइंट नहीं है, कई सारे अलग अलग फ्रिक्शन पॉइंट है और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, फ्रिक्शन पॉइंट था और यहीं से जो है दोनों देशों के बीच एक सहमति बनी है, एक समझौता हुआ है और अपनी सेनाओं को पीछे ले जाना शुरू किया है। ये है पैंगोंग लेक, यानी कि फ्रिक्शन पॉइंट, या कहें कि ये भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी विवाद का कारण रही है, क्योंकि चीन हमेशा से जानता है और मानता है कि भारत जो है वो फिंगर 4 तक है और वो खुद फिंगर 4 तक आता है, लेकिन भारतीय सीमा के हिसाब से हमारी सीमा फिंगर 8 तक जाती है। आप वो सामने देख सकते हैं, जो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी दूर तक,
ये सफ़ेद झील जो जमी हुई है, इसके दूर तक जो पहाड़ियाँ आपको सामने नज़र आ रही है वो है फिंगर एरिया। और उन्हीं फिंगर एरिया में इस विवाद ने इतने दिन खींच लिए क्योंकि भारत ने ये साफ कर दिया कि हम अपनी सीमा, अपनी ज़मीन का 1 इंच हिस्सा भी जो है चीन को जाने नहीं देंगे। और यही वजह है कि लगातार हम डटे रहे। और आप देख सकते हैं कि वो फिंगर एरिया उस वक्त कितनी सर्दी रही होगी, क्योंकि अब सर्दी का मौसम जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि अब वहाँ डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। चीन की सेना वापस पीछे जाना शुरू कर चुकी है, ऊंचे पोस्ट से भी जाना शुरू कर चुकी है। और जल्द ही जो है एक बार ये पेंगोंग के दक्षिण और इस पूरे फिंगर एरिया में स्थितियां ठीक हो जाती हैं, डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाता है, तो उसके बाद इस पूरे इलाके में यानी कि ईस्टर्न लद्दाख में जितने फ्रिक्शन पॉइंट हैं उन पर बात होगी। अफगानिस्तान के इस्लाम कला चौराहे पर तेल से भरे टैंकर में धमाका हो गया, जिसकी चपेट में 500 टैंकर आ गए। इस हादसे में 17 लोग झुलस गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तेल के टैंकरों में धमाका इतना भीषण था कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। आसमान में काला धुआं छा गया। धमाके के बाद वहां भगदड़ मच गई। देखिए आग का गुबार किस तरह से आसमान छू रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और इसको जहां जगह मिली वो वहीं छिपने की कोशिश करने लगा, क्योंकि धमाके के बाद लपटें बहुत देर तक उठती रही। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत का विरोध करने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों पर कंगना के बयान से नाराज कार्यकर्ता सारनी में चल रही उनकी फिल्म की शूटिंग धाकड़ को रोकना चाहते हैं और इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेकर सारनी पहुंच गए और शूटिंग वाली जगह की ओर जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उन्होंने कंगना के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस पहले से ही तैयार थी। पुलिस ने करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन के लिए पहुंचे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता मनोज आर्य ने ट्रैक्टर से बैरिकेड हटाने की कोशिश की। वहीं पुलिस का आरोप है कि भीड़ से अचानक पथराव किया गया, जिससे हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। माहौल शांत करवाने के लिए पुलिस ने पानी के बौछार का इस्तेमाल किया। कंगना की शूटिंग रोकने में लगातार दूसरे दिन नाकाम होने के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि कंगना की माफी तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों को सम्मान दिला के रहेंगे, माफी मंगवा के रहेंगे। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन से बेपरवाह कंगना और उनकी टीम पुलिस सुरक्षा के बीच लगातार शूटिंग कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुरनुलु में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के कुरनुलु में यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 14 लोगों की अभी खबर आ रही है। नेशनल हाईवे 44 पर यह हादसा हुआ है, 14 लोगों की मौत की खबर है। कुरनुलु में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आंध्र प्रदेश में यह सड़क हादसा हुआ है जिसमें 14 लोगों की जान चली गई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस और मिनी बस की टक्कर हुई जिसमें 14 लोगों की जान चली गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जम्मू में सीआरपीएफ की 76 बटालियन ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज से 2 साल पहले आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया था। मुंबई में 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की चरस बरामद की गई। कुछ रोज पहले हुई एक गिरफ्तारी के बाद ये पर्दाफाश हुआ। कोलकाता में टीचरों ने वेतन के लिए भूख हड़ताल की। इसके साथ ही टीचरों की 8 और मांगे हैं जिसे मनवाने के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। योगी सरकार ने लॉकडाउन में मामूली गलतियों के लिए हुए केस वापस लेने का फैसला किया, जिसके तहत 2.5 लाख मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस नेता उदित राज पहुंचे। दिल्ली के पहाड़गंज में नकली नोट छापने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से प्रिंटर और नकली नोट भी बरामद हुए। हिंसा की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर लाल किले पहुंची, जहां उसने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। सीमा पर एनसीबी और बीएसएफ ने एक साझा ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक पाकिस्तानी को मार गिराया, जिसके पास से हथियार और 14 किलो हेरोइन बरामद हुई। बिहार के लखीसराय में 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 14 पिस्तौल और 30 मैगजीन बरामद हुई। बिहार के सोनपुर रेलवे स्टेशन के पास पुरानी बिल्डिंग तोड़ने का काम चल रहा था और इसी दौरान एक मजदूर 15 फीट नीचे गड्ढे में गिर गया और उसके ऊपर पूरी तरह से मिट्टी भर गई। मिट्टी के अंदर मजदूर के दबते ही घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई और वहां मौजूद कुछ मजदूरों ने मिट्टी में दबे अपने साथी को बचाने की कोशिश तेज कर दी। सबसे पहले उन्होंने गड्ढे के आसपास की जमीन से मिट्टी हटाना शुरू किया। कुदाल की सहायता से एक मजदूर लगातार मिट्टी हटा रहा था, जबकि बाकी इस बात पर नजर रखे हुए थे कि कुदाल से मिट्टी में दबे मजदूर को किसी तरह का नुकसान ना हो। काफी मिट्टी निकालने के बाद मजदूर नजर आया, जो गड्ढे में बुरी तरह से फंसा हुआ था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला गया। उसकी हालत खतरे से बाहर है। इटली के टूरिन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। और हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो पूरी घटना को बयां करने के लिए काफी है। वीडियो में हाईवे पर कई गाड़ियां एक दूसरे पर आड़ी तिरछी चढ़ी दिखाई दी और इनके पार्ट सड़क पर बिखरे नजर पड़े आए। इनमें से कुछ गाड़ियों का तो कचूमर निकल चुका था। हादसा कितना भयंकर रहा होगा, इसका अंदाजा गाड़ियों की हालत को देखकर लगाया जा सकता है। हादसे के बाद से कुछ घंटों के लिए पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। दुर्घटना की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव के काम में जुट गई। बताया गया कि भयानक हादसा बर्फबारी और बारिश से सड़क पर बनी फिसलन की वजह से हुआ। जापान के पूर्वोत्तर इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 दर्ज की गई। इस दौरान 10 लोग घायल भी हो गए। जापान से आई कुछ तस्वीरों में भूकंप की दहशत महसूस की गई और एक तस्वीर में तो पूरा ही शहर हिलता नजर आया। वैसे तो इसके झटके पूरे जापान में महसूस किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा असर फुकुशिमा और मियामी में रहा, जहां कई घरों को नुकसान हुआ। भूकंप के बाद एक्सप्रेसवे पर कई जगहों पर जमीन धंस गई। 8 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। एहतियातन बुलेट ट्रेनों को भी रोक दिया गया। भूकंप का केंद्र समुद्र में 60 किलोमीटर की गहराई में बताया गया। वैसे तो सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई, लेकिन लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। भूकंप के दौरान की एक तस्वीर में तो एक न्यूज चैनल का एंकर तो स्टूडियो में हेलमेट लगाए बैठा दिखाई दिया, जिससे उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी बीच प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भूकंप के बाद अपने ऑफिस में बने क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पीएम ने बताया कि फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में अब तक कोई असामान्य बात नजर नहीं आई है, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। योशिहिदे सुगा ने दावा किया कि अब तक किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। क्योंकि ये हादसा इतना भीषण था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। वहां से घटना के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें एक तस्वीर में 3 गाड़ियां बुरी तरह से टकराई हुई दिखी। इतना ही नहीं, हादसे के शिकार कुछ गाड़ियों का अगला हिस्सा टूट गया तो कुछ गाड़ियों का पिछला हिस्सा। एक कार तो बुरी तरह से टूट फूट गई। जानकारी मिलते ही हादसे के शिकार गाड़ियों को एक्सप्रेसवे से हटाने का काम शुरू कर दिया गया। खौफ से भर देने वाली हादसे की कुछ ऐसी ही तस्वीरें मथुरा से भी आई। वहां भी यमुना एक्सप्रेसवे पर बने टोल प्लाजा के पास हुई दुर्घटना के बाद चीख पुकार मच गई। इस हादसे में जख्मी हुए कई लोग हाईवे के किनारे कराहते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बताया गया कि सुबह के वक्त कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी और रफ्तार ज्यादा थी। इसी वजह से यात्रियों से भरी एक गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई। म्यांमार में तख्ता पलट के विरोध में जारी प्रदर्शन को वकीलों का भी समर्थन मिल गया है। म्यांमार के कई हिस्सों में लोकतंत्र को बचाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे नजर आए, जिसकी एक बानगी मैंडले शहर में भी दिखाई पड़ी।
वहां तख्ता पलट के विरोध में वकीलों ने मोर्चा संभाला और एक जुलूस की शक्ल में सड़कों पर निकल पड़े। सामने आई एक तस्वीर में बैनर और पोस्टर लिए सैकड़ों लोगों ने सैन्य शासन का विरोध किया। वहां लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन लोगों का गुस्सा सारी रुकावटों पर भारी पड़ा। बिना डरे ये लोग सेना के जवानों के सामने भी डट गए और चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल करने के खिलाफ नारेबाजी की। कमोबेश यही हाल यंगॉन शहर में भी नजर आया। यहाँ सैकड़ों लोग अमेरिकी दूतावास के सामने जमा हो गए और सैन्य शासन के खिलाफ उनकी लड़ाई में मदद की गुहार लगाई। तख्ता पलट का विरोध करने के लिए कुछ लोग पैदल चल दिए तो कुछ मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर बैठकर वहां पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने पोस्टरों पर 3 उंगलियां दिखाकर आंदोलन को सलामी दी। ये सलामी वहां सैन्य शासन के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रशासन ने अवैध रेस्टोरेंट को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पूरे राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर हिस्ट्री शीटरों, तस्करों और भूमि माफिया के अवैध ठिकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। और इसी कड़ी में बुरहानपुर में प्रशासन की टीम ने इंदौर इच्छापुर हाईवे पर मौजूद होटल शबनूर पैलेस नाम के अवैध रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। इमारत इतनी मजबूत थी कि उसे गिराने के लिए खुदाई करने वाली दोनों मशीनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आरोप है कि कलीम पहलवान नाम के एक पूर्व पार्षद ने इस इमारत को सरकारी जमीन पर बनवाया था। कलीम पहलवान के द्वारा ग्राम पंचायत की बिना अनुमति के होटल का निर्माण किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। राजस्थान के रूपनगढ़ में राहुल गांधी की किसान रैली के दौरान सचिन पायलट के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सचिन पायलट की अनदेखी का आरोप लगाया। और जैसे ही राहुल गांधी की सभा खत्म हुई, सचिन समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। सचिन पायलट हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर सचिन पायलट को किसान रैली से अलग थलग रखा जा रहा है। आज सचिन पायलट को मंच पे जगह नहीं दी है, ये आने वाले चुनाव में हम बताएंगे। इससे पहले राहुल गांधी सभा वाली जगह तक खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। इसके बाद जब वो मंच पर पहुंचे तो उनके साथ अशोक गहलोत नजर आए। यही नहीं, रैली में राहुल गांधी के अलावा अशोक गहलोत ने लोगों को संबोधित किया, लेकिन पायलट को बोलने का मौका तक नहीं मिला। रोहतक हत्याकांड का आरोपी पकड़ा गया। हरियाणा के रोहतक में कॉलेज के अंदर 5 लोगों की हत्या करने वाले सुखवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को दिल्ली पुलिस की मदद से समयपुर बादली से पकड़ा गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में पार्टी के कुछ मुद्दों पर अमित शाह से मुलाकात की। पार्टी के कुछ इशूज थे, उनके बारे में बातचीत करने गया था। काफी अच्छी बातचीत हुई है। सूरत में राम मंदिर के लिए अभियान पर 48 फीट लंबा राम सेतु केक बनाया गया, जिसमें राम के आदर्शों को दर्शाया गया। छत्तीसगढ़ में कल से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को खोल दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया गया, लेकिन कोरोना नियमों का पहले के जैसे ही पालन किया जाएगा। ग्वालियर में 3 लाख के नकली नोटों के साथ एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। गोवा में कार्निवल फेस्टिवल की शुरुआत हो गई, जिसमें पहले दिन हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने लोकसभा में दिए गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की तारीफ की। कल उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए रोड मैप के बारे में सदन को बताया था। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। दोनों पर 14-14 लाख का इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नसबंदी शिविर के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया। वहां 35 महिलाओं को जमीन पर ही लिटा दिया गया। मध्य प्रदेश के मंडला में पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया गया। इन दोनों नक्सलियों पर सरकार ने 14-14 लाख रुपए का इनाम रखा था और इनकी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। हालांकि कुछ नक्सली इस कार्रवाई में बच निकले, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सामने एक तस्वीर में जंगलों में छिपे नक्सलियों पर धावा बोलने के लिए कुछ जवान सावधानी के साथ गश्त करते दिखे, जबकि कुछ जवान पेड़ों की मदद से मोर्चे पर डटे दिखे। नक्सलियों की तलाश में डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया। 5 से 7 भी की सूचना है, और जिसमें 2 मारे गए हैं, तो उनकी संख्या में कमी आई है। उनकी भी खोजबीन लगातार जारी है। पुलिस ने मुठभेड़ वाली जगह से कुछ हथियार भी बरामद किए। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से आई तबाही में 7 दिन हो चुके हैं। चमोली के रैणी गांव में सर्च ऑपरेशन पूरे जोर से चल रहा है। बीआरओ के जवान
जिंदगी को फिर से रफ्तार के लिए आपदा में बहे पुलों को बनाने में जुटे हुए हैं। गाद और मलबे से भरी तपोवन सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बल मौत को मात देने की जंग लड़ रहे हैं। उम्मीदों का दामन अब भी लोगों ने थामा हुआ है। सैलाब की तबाही थम गई। जिंदगियों को बचाने और गुमशुदाओं की जिंदगियों की तलाश में जमीन से लेकर आसमान तक को खंगाला जा रहा है। इसी बीच न्यूज़ 18 की टीम उन तमाम जगहों पर पहुंची जहां राहत और बचाव का काम चल रहा है। आगे हमारी पोस्ट भी है, ये जो गांव भी है, इनको कनेक्ट करना हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है। आप खुद देखिए, हमारे जो भी यहाँ पे वर्कर्स लगे उनका आप जुनून देखिए, जज्बा देखिए। इतनी भयानक की तस्वीर है और उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, जरा इन तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए कि जब सैलाब आया तो अपने बीच में रास्ते में जो भी चीज़ आई सबको बहाकर लेकर चला गया। तपोवन में जिंदगी की तलाश। कुदरत के कहर के गहरे निशान। यहाँ पर किस तरीके से तबाही हुई। यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, उस पुल की जो ओवरहेड केबल है वो अभी भी नजर आ रही है, लेकिन पुल पूरा का पूरा बह चुका है। रैणी गांव में रेस्क्यू टीमें। इतना ठंड है और एक अलर्ट भी जारी हुआ है, उसके बावजूद हम लोग काम पे डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं ताकि ये कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी कर ली जाए। तैयार हो रहे आस के पुल। ब्रिज बनाने का काम बीआरओ कर रही है, वो काम बहुत तेजी से हो रहा है। आप देखिए तमाम जो वर्कर्स हैं वो लगे हुए हैं और ये दिन रात काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन गाँवों को जोड़ा जा सके। तपोवन की इस घाटी में बीते 7 दिनों से बेसब्र नजरें टिकी हुई हैं। मीलों तक बस मलबा ही मलबा नजर आता है। उम्मीदें जमीन से लेकर आसमान तक सारा जहां खंगाल रही हैं। ये निगाहें जब जमीन पर होती हैं तो उम्मीद की दुआ के लिए आसमान की तरफ देखती हैं, और जब आसमान से झांकती हैं तो जमीन पर इनको जिंदगी की तलाश होती है। गरज ये कि जहां कहीं भी जिंदगी हो वहां मदद का हाथ पहुंच जाए। तपोवन में जिंदगी को बचाने की कश्मकश के बारे में खुलकर बात करें, उससे पहले आइए उस ताज़ा खबर का रुख करते हैं जिसके सामने आने के बाद पूरे उत्तराखंड में राहत की नई सांस ली जा रही है। ऋषिगंगा नदी के ऊपर की तरफ एक कृत्रिम झील बन गई थी और आशंका जताई जा रही थी कि अगर इस झील का पानी छलका तो फिर तबाही का मंजर भयानक होगा। लिहाजा उसी का जायजा लेने के लिए एसडीआरएफ की एक टीम कमांडेंट नवनीत भुल्लर के नेतृत्व में झील के नजदीक पहुंच गई और झील का एक वीडियो बनाकर अपने अधिकारियों को भेजा। उत्तराखंड के डीजीपी ने इस वीडियो को ट्वीट किया। एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत भुल्लर 14,000 फीट की ऊंचाई पर ऋषिगंगा की बनी झील पर पहुंचे और बताया कि झील से काफी अच्छी मात्रा में पानी डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है। उम्मीद की रोशनी चट्टानों और मलबे को भी चीर कर रख देती है। ये साबित कर दिखाया है यहाँ उन जांबाजों ने जो घड़ी की टिक टिक नहीं बल्कि जिंदगी की धड़कनों की आहट को सुनने के लिए यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले का रैणी गांव है जहाँ सैलाब ने सबसे ज्यादा और सबसे गहरी दस्तक दी, जिसकी वजह से यहाँ कुदरत की तबाही के सबसे गहरे निशान नजर आ रहे हैं। इसी गांव ने सबसे पहले सैलाब को उठते हुए देखा। यही गांव 7 रोज पहले आई तबाही की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। इसी गांव में बर्बादी का वो मंजर मौजूद है जिसे तस्वीरों में देखा जा सकता है। यहाँ पावर प्रोजेक्ट था, कंपनी थी, कर्मचारी थे, मगर अब है तो मलबा, मशक्कत और मजबूरी के बीच जिंदगी की तलाश। दिक्कतें तो थोड़ी सी कभी कभी मौसम की दिक्कत आता है, बट अदरवाइज बीआरओ आपको मालूम है 24 घंटे काम कर रहा है दिन रात में 2 शिफ्ट्स, तो जितना भी दिक्कत होने के बावजूद भी जो है काम युद्धस्तर में चल रहा है।
3 दिन में इतना बड़ा अबटमेंट बना दिया है वो जो आपको मतलब एविडेंस है। इस वक्त यहाँ बहुत तेजी से पुल बनाने का काम चल रहा है ताकि जिंदगी के टूटे तारों को फिर से जोड़ा जा सके। बीआरओ यहाँ एक अस्थायी पुल तैयार कर रहा है। इस पुल के बनने से वो सभी गांव एक बार फिर जुड़ जाएंगे जिन्हें सैलाब की तेज धार एक दूसरे से दूर कर गई। Bridge which we are planning is a Bailey bridge because that Bailey bridge is the first and the fastest which we can launch. Subsequently, we will have to go in for a permanent bridge which was earlier destroyed. So it is basically to give connectivity to the villages which have been cut off now as early as possible. ये मान के चला जा सकता है कि 2 दिन के अंदर ये ब्रिज जो है वो तैयार भी हो जाएगा। तो ऐसे में उन गाँव के लिए बहुत राहत की खबर है जो गांव बिल्कुल कट गए हैं, बिल्कुल नज़दीक आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन बीच में जो नदी है वो उसका प्रभाव काफ़ी तेज़ है। तो ऐसे में अगर वो गांव जुड़ जाते हैं तो जितना भी राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचाई जा रही है वो इस ब्रिज के जरिए पहुंच जाएगी, यानी कि जो राहत है वो बहुत ज़्यादा मिल पाएगी इन गाँव वालों को। चमोली के तपोवन में आई आपदा को बीते 7 दिन हो चुके हैं। सुरक्षा बल की अनगिनत टीमें सैलाब से तबाह हुई जिंदगियों को बचाने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। अभी भी कई दर्जन लोग टनल और मलबे में फंसे हो सकते हैं, जिसकी वजह से हर गुजरते लम्हे के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार भी तेज हो रही है। हमारा रैनी में भी एक्सकेवेटर्स लगे हैं, वहाँ पे एक्सीएन आरडब्ल्यूडी और हमारे तहसीलदार उनको इंचार्ज बना रखा है। और वहाँ पे कल एक बॉडी भी मिली थी, उसकी पुरानी फ़ोटो है हमारे पास उस जगह की। और जहाँ जहाँ भी हमें लग रहा है, जहाँ स्टोर था, जहाँ ऑफिस था, जहाँ आवास थे, उन जगह को पे एक्सकवेशन स्पेशली किया जा रहा है क्योंकि वहाँ बॉडीज़ मिलने की अधिक संभावना है। इस सैलाब की वजह से जिन 13 गांवों का संपर्क जोशी मठ मुख्य धारा के रास्तों से टूट गया था, उनके लिए सेना के जवानों ने नदी को पार करने का इंतजाम कर दिया है। चेन माउंटेन मशीन से लेकर नई नई तकनीकों की मदद से सुरंग की खुदाई और मलबा निकालने का काम तेज कर दिया गया है। चूंकि हादसे के 7 दिन हो चुके हैं, इसलिए बचाव टीम सुरंग में फंसे लोगों और वक्त की अहमियत को बखूबी समझ रही है। अब हम लोग काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं और कल से चेन माउंटेन मशीन भी लगा दिए गए और अब प्रोग्रेस काफ़ी बढ़ गई है। अभी टायर माउंटेन पहले हम लोग लगा रहे थे, कोई नज़दीक था, अब अंदर हम जो है कि स्क्वेटर लगा दिए हैं चेन माउंटेन और डंपर भी लगा दिए हैं। बीते रविवार को जब ग्लेशियर टूटा था तो उसके बाद जब ऋषि गंगा और धौली गंगा में उफान आया तो पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। न सड़कें बची, न पुल टिक सके और पानी की ताकत के आगे पूरा का पूरा पावर प्लांट ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया और मलबा बनकर पानी के साथ बह गया। नदियों में पानी की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन कुदरत के कहर के निशान रैनी गांव में साफ साफ नजर आ रहे हैं। रैनी गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर विष्णुप्रयाग में भी तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यही वो जगह है जहां पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। धौली गंगा के जरिए जब सैलाब इस जगह पर पहुंचा तो मंदिर के पास बना पुल और 2 मंजिला योग सेंटर पानी के साथ बह गया। मंदिर के ऊपर का हिस्सा भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मंदिर का एक हिस्सा दूसरी मंजिल के ऊपर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मंदिर के भीतर तक पानी और मलबा अभी तक भरा हुआ है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। गनीमत ये रही कि जब तक सैलाब इस जगह तक पहुंचा, यहाँ मौजूद पुजारी और बाकी लोगों को फोन कॉल के जरिए अलर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान बच गई। ये वो जगह है जहाँ से बद्रीनाथ धाम करीबन 30 से 32 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर अगर बद्रीनाथ कपाट खुले हों, दर्शन के लिए लोग जा रहे हों तो उस वक्त इस जगह पर भी बहुत भीड़ होती है। लेकिन गनीमत ये रही कि इन दिनों कपाट बंद हैं। दर्शन के लिए जो लोग यात्री यहाँ पर आते हैं वो आजकल कम हैं। 3 से 4 लोग उस वक्त मौजूद थे, लेकिन ऊपर से इनको फ़ोन कॉल आया था कि ऊपर से सैलाब आ रहा है, जो अपनी जान बचा सकता है वो ऊपर वाले इलाकों में चले जाए। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे ऊपर चले गए, लेकिन इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि क्या हालात, क्या स्थिति उस वक्त रही। हमको पता चल गया था कि तपोवन में बोल के कि नदी बढ़ गई है, कि आप भाग जाओ वहाँ से। और जो हम उसी टाइम पे हमने सोचा कि डैम का पानी छोड़ा जा रहा है कि बोल के कम पानी होगा।
तो उस टाइम पे यहाँ पे पुजारी जी जो विष्णु भगवान और भैरवनाथ के पुजारी जी थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि डैम का पानी छोड़ा जा रहा है कि कोई ज़्यादा नहीं है। जब हमको पता चला कि जब पहले पानी आया तो पानी पुल से ऊपर तक पानी बढ़ गया था, यहाँ पे देखा तो पूरा मकिंग भर गया था कि हमको भागने का भी मौका नहीं मिला। फिर बाद में जब यहाँ तक मकिंग पहुँचे तब जाके हम भाग गए यहाँ पे से। ग्लेशियर टूटने के बाद जल प्रलय को जिस किसी ने भी अपनी आंखों से देखा, उसके जहन में यह खौफनाक मंजर जिंदगी भर के लिए बैठ गया है। हाँ जी, अभी तक तो कोई खबर नहीं मिल पाई है किसी भी तरह की। कितने दिन बीत गए हैं? ये आज लगभग 7 दिन हो गए आज, उस जब से तो कोई पता नहीं चला अब तक भी। परिवार के लोग गए हैं वहाँ पर? जी, परिवार के लोग गए हुए हैं। परिवार के लोग, मेरा भाई गया है। ग्लेशियर फटने के बाद ऋषिगंगा में आए सैलाब से अनगिनत जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अभी भी चमोली और जोशीमठ के इलाके में 166 लोग लापता हैं, जबकि 38 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 की पहचान हो चुकी है और 26 की शिनाख्त होना अभी बाकी है। तपोवन की बड़ी टनल से मलबा हटाया जा रहा है। इसके 71 मीटर नीचे एक छोटी टनल भी है, जहां मशीनों से ड्रिलिंग का काम चल रहा है। एनटीपीसी की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक वहां मलबा है लेकिन प्रेशर हाई नहीं है, लिहाजा अब वहां 1 फीट तक ड्रिलिंग की जाएगी। एनटीपीसी के अधिकारियों ने बाकायदा नापकर बताया है कि टनल को 140 मीटर तक खोदा जा चुका है, फिर भी मलबा हटाने का काम जारी है। तपोवन में हर गुजरते लम्हे में जिंदगी का तराना गाते हुए ये जांबाज सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। मेरा कर्म यही, मेरा धर्म यही, ये जान भी हमने वारी है। चाहे कोई भी विपदा हो, मेरी मातृभूमि हमें प्यारी है। हरियाणा के रोहतक में 5 लोगों की हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को समयपुर बादली से गिरफ्तार किया। शुक्रवार को रोहतक के जाट कॉलेज में इसने 7 लोगों पर फायरिंग की थी, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। हरियाणा पुलिस ने सुखविंद्र पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया था। वैक्सीनेशन पर एक और अच्छी खबर आई है। देश में 28 दिन के अंदर 80 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़े जारी किए। यूपी के कासगंज में सिपाही की हत्या के मुख्य आरोपी पर इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। मध्य प्रदेश के भिंड में ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। इससे पहले विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए, जिनका अमित शाह ने सदन में जवाब दिया। दिल्ली में 6 महीने के अंदर पासपोर्ट और वीजा धोखाधड़ी के मामले में 59 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। यूपी के कन्नौज में 5 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मालूम हुआ कि पैसा नहीं मिलने पर इसने बच्चे की हत्या कर दी। अहमदाबाद में स्वामी नारायण संस्था ने राम मंदिर के लिए 2 करोड़ रुपए दान दिए। इस दौरान गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। दिल्ली के रोहिणी में अचानक एक कार में आग लग गई। गनीमत रही कि कार चला रही महिला वक्त रहते उतर गई। मारियो ड्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए। इसके साथ ही वहां हफ्तों से चल रहा राजनीतिक गतिरोध खत्म हो गया। मारियो ड्रागी यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख रह चुके हैं। यूपी के रहने वाले व्योम आहूजा ने सीएम योगी को बांसुरी बजाकर दिखाई। व्योम ने सीएम को केसरी फिल्म के गाने की धुन सुनाई। व्योम आहूजा को इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इससे पहले भी उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग के मामले में बरी कर दिया गया। कैपिटल हिल में हिंसा के बाद उन पर महाभियोग चलाया गया था।
ट्रंप पर अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप था और अब जब महाभियोग पर सुनवाई के बाद वोटिंग हुई तो 57 सीनेटरों ने उन्हें दोषी पाया, लेकिन 43 सीनेटरों ने ट्रंप को दोषी नहीं पाया। ऐसे में दोष साबित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, यानी 67 वोट, जो कि उन्हें नहीं मिल सके। ट्रंप के चुनाव हारने के बाद से उनके समर्थक खासे गुस्से में थे और 6 जनवरी को वो गुस्सा हिंसा की शक्ल में सामने आया। आरजेडी अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि जगदानंद सिंह आरजेडी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जगदानंद सिंह पर आरोप लगाया कि जगदानंद सिंह की वजह से ही लालू यादव बीमार हैं। पार्टी के नेताओं और विधायकों से भी मुलाकात नहीं करते और जब वो पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं तो जगदानंद सिंह ने भी उनसे मुलाकात नहीं की। और अभी तक इन्होंने आजाद पत्र नहीं लिखा है, आप जा करके उनसे पूछिए। पार्टी के भी कुछ विधायक और नेता यह आरोप लगाते हैं कि हाँ, तो उनको मनमानी करते हैं, उन्हें आने नहीं देते हैं पार्टी। अब इनसे पूछिए, क्या लगता है अब ये बताएंगे, हम क्या बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ये बताएंगे। हम तो 5-5 बार आए, पता नहीं स्लिप लगाई, जबकि हम 89 से लालू जी के ये तरीके का स्लिप हो गया। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। ये स्थिति है पार्टी को बर्बाद करने में लोगों की स्थिति है पूरे तरीके। तेज प्रताप यादव की नाराजगी के सवाल पर आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उन्होंने तेज प्रताप से मिलकर मामला सुलझाने की बात कही। हुआ होगा, बात कर लेंगे। अभी हमको जानकारी नहीं, बात कर। लालू यादव के लिए आजादी पत्र भी आपने नहीं लिखा है, आप यहाँ पर लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, पार्टी के नेताओं से कई गंभीर आरोप हैं। सब लिखा रहा है, एक आध दिन में नहीं लिखा जाएगा, सब लिखा रहा है। कहा कि लालू यादव की जो आज स्थिति है वो आपके जैसे लोगों के कारण है। भाई अब जो भी स्थिति है अब सबके सामने है। महाराष्ट्र में टिकटॉक स्टार की मौत के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के एक मंत्री के नाम पर संदेह जताया है। उधर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर ये राजनीतिक साजिश हुई तो किसी को नहीं बख्शेंगे। 7 फरवरी को टिकटॉक स्टार पूजा चौहान ने पुणे में खुदकुशी कर ली थी। बीजेपी इस मामले में एक मंत्री को हटाने और गिरफ्तारी की मांग कर रही है, क्योंकि पूजा चौहान के आत्महत्या करने के बाद उसके फोन को पुलिस के हाथ लगने से पहले गायब करने से जुड़े दर्जनों ऑडियो क्लिप और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसे लेकर बीजेपी आक्रामक है। 22 साल की लड़की आत्महत्या करती है, उस पर राजनीति प्रश्न उठ रहे। ऐसी बातें करना ये सिर्फ शिवसेना के उद्धव ठाकरे कर सकते हैं और दूसरे शरद पवार। 3 बीवियां धनंजय मुंडे ने की, 2 उसमें से पुलिस में जा रही है। ये अपनी संतति छिपाता है और उसको शरद पवार साहब सर्टिफिकेट दे रहे हैं और पूजा चौहान को उद्धव ठाकरे और अजित पवार सर्टिफिकेट दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये सरकारी गुंडों की सरकार है। मुख्यमंत्री खुद 19 बंगलों छुपाता है। पूजा चौहान को न्याय मिलेगा और उसमें जो इन्वॉल्व है, जो ऑडियो क्लिप है, वो स्पष्ट कह रही है संजय राठौड़ इन्वॉल्व है, उनको जेल में भेजना ही पडेगा। ठीक आहे, त्याच्याबद्दल चौकशी व्यवस्थित केली जाईल आणि जे काय सत्य आहे ते जनतेसमोर येईल आणि त्याच्यामध्ये ज्यांच्यावरती कारवाईची गरज असेल ती कारवाई होईल। उत्तराखंड के ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील से पानी का रिसाव होने लगा है, जिससे बड़ा खतरा टल गया। झील की जो तस्वीर मिली है उससे पानी का रिसाव हो रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने वीडियो ट्वीट किया और दावा किया कि झील से अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उससे पानी का रिसाव हो रहा है। उत्तराखंड में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने के बाद कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से राहत और बचाव का काम जारी है। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे चेन्नई में सेना को देश में ही बनाए और अत्याधुनिक अर्जुन मैन बैटल टैंक सौंपेंगे। चेन्नई के टैंक प्रोडक्शन फैसिलिटी में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी इन टैंक को भारतीय सेना को सौंपेंगे। डीआरडीओ की ओर से डिजाइन और तैयार की गई इस नई तकनीक के मैन बैटल टैंक अर्जुन के सेना में शामिल होने के बाद दूसरे देश पर टैंक को लेकर भारत की निर्भरता और कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई मेट्रो रेल के पहले चरण के विस्तार का उद्घाटन भी करेंगे और इसके बाद चेन्नई के बाद प्रधानमंत्री मोदी करीब
3 बजे केरल के कोच्चि पहुंचेंगे, जहां वो विकास के कई कार्यों का उद्घाटन करेंगे। बंगाल में बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर हमला हुआ है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। बाबू मास्टर दिसंबर में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने दावा किया कि बसीरहाट से कोलकाता जाते वक्त बाबू मास्टर पर हमला हुआ और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि आज टीएमसी के कायर गुंडों ने बंगाल के बसीरहाट जिला मुख्यालय से कोलकाता लौट रहे बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर लाऊहाटी इलाके में जानलेवा हमला किया। हालत नाजुक। बाबू मास्टर दिसंबर में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। ऐसे हमलों से बीजेपी डरने वाली नहीं। टीएमसी से इस्तीफा दे चुके दिनेश त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। न्यूज़ 18 से बात करते हुए दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें टीएमसी में घुटन महसूस हो रही थी। दिनेश त्रिवेदी जी, आपने कल अचानक से इस्तीफा दे दिया, तो ये एक कोई उसी मिनट का थॉट था या काफ़ी समय से आप सोच रहे थे इस बारे में? देखिए, क्या होता है कि कोई चीज़ अचानक नहीं होती। जैसे बारिश, बिजली, ये अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक प्रतिक्रिया होती है। समुद्र का पानी ऊपर जाता है, एक वातावरण बनता है, उसके बाद बारिश आती है, बादल होते हैं, बिजली चमकती है। तो हमारे कल के ये जो हमने त्याग पत्र दिया, उसके पीछे भी बहुत सारे इतिहास है ना। कोशिश हमने की कि पार्टी को बताए मत, बताने की जगह नहीं थे। और इतना भ्रष्टाचार और इतना वायलेंस, ये बंगाल की छवि नहीं है। बंगाल के लोग शांति प्रिय है, जिसको भौद्रो लोग बोलते हैं। नहीं, लेकिन टीएमसी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आपने पार्टी के अंदर तो कभी कोई इस तरीके की नाराज़गी जताई नहीं, सीधे इस्तीफा दे दिया। सब जानते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, इसमें सब कुछ है, सब मैसेजेस हैं, सब जानते हैं, मगर प्रायोरिटी बदल गई। सर, इधर आपने इस्तीफा दिया और उधर तुरंत बीजेपी की तरफ से आपको वेलकम भी कर दिया गया। की तरफ से वेलकम हमको मतलब बहुत सालों से, और कोई नया नहीं है। हम उनके मतलब आभारी हैं कि हमको उस योग्य काबिल समझा कि वो वेलकम करें। बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया में, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे उन्होंने उस काबिल समझा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक ब्रिज को विस्फोटक से धमाका कर उड़ा दिया गया। ये पुल 80 साल पुराना था। इस पुल की जगह अब एक नया पुल बनना है, जिसे बनाने में 72 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। नया पुल इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। पुलवामा हमले को 2 साल बीत चुके हैं। इन 2 सालों में कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अगर एक चीज नहीं बदली है तो वो है सीआरपीएफ के जवानों का जज्बा। भले ही 2 सालों में आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले में सीआरपीएफ ने अपने 40 जाबाजों को खोया और इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के 5 जवान शहीद हुए। आज भी बटालियन के अफसर और जवान जब भी अपने साथियों को याद करते हैं तो अपनी आंख से झलकते आंसुओं को नहीं रोक पाते। बावजूद इसके आज 76वीं बटालियन के अफसरों और जवानों का जोश हाई है। पुलवामा हमले के 2 साल। हमने कोशिश की है कि जिसने भी ये कायराना हमला किया है, हम उससे इस चीज़ का बदला लें और उन सबको मजबूर कर दें, या तो वो हथियार छोड़ दें या तो फिर वो ये दुनिया छोड़ दें। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। कल्पना करके देखिए उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को, उस पत्नी को, उन बच्चों को जिनका घर का चिराग उसी तिरंगे में लिपटा हुआ जब उनके घर आता है, वो दर्द हम बयान नहीं कर सकते। साथियों की याद में आंखें हुई नम।
दिलराज भाई आपके पास में बच्चा हुआ, हम आपसे पार्टी लेना चाहते हैं। तो ये बोला भाई अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी आने के बाद ये पार्टी करूँगा। लेकिन हमारे को क्या पता था कि वो आके इस पार्टी में शामिल ही नहीं होगा। और वो शहीदों को सलाम। हम उस मिट्टी की जिसकी कसम खाई है उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, उस देश को कभी झुकने नहीं देंगे, और बल्कि हम आगे आकर के अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, चाहे बलिदान कितना भी देना पड़े। ये कॉल है उन जांबाजों का जो आज भी देश की सरहद की सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात हैं। ये वचन है उन बहादुरों का जिनके हौसले के आगे आतंक के सौदागर सर उठा नहीं पा रहे हैं। ये नमन है उन शहीदों को जिनकी याद आज भी इनके दिलों में बसती है। शनिवार को जम्मू में तैनात सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने 2 साल पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। अपने साथियों को खोने का दर्द, गम और गुस्सा आज भी इस बटालियन के हर जवान और अफसर के दिल में भरा पड़ा है। तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, आप कल्पना करके देखिए कि जिस तिरंगे को हम इतने गर्व से, जो हमारी आन बान और शान है, जब वो फहराता है तो हम सबका, हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन कल्पना करके देखिए उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को, उस पत्नी को, उन बच्चों को जिनका घर का चिराग उसी तिरंगे में लिपटा हुआ जब उनके घर आता है, वो दर्द हम बयान नहीं कर सकते कि हमारे जब साथी तिरंगे में लिपटे हुए पहुंचे अपने घर में तो क्या कंडीशन थी उनके परिवारजनों की। वो सोच के भी, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक कोई व्यक्ति अगर मरता है तो उसकी लाश होती है, लेकिन जब हमारे भाई जब पहुंचे तो उनकी लाश भी नहीं थी। तो वो चीज, वो रोष मन से जाता नहीं है। ये कमल सिसोदिया है, सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन की डिप्टी कमांडेंट। इनके और इस बटालियन के तमाम जवानों के दिलों में आज भी अपने उन साथियों की यादें ताज़ा हैं जो 14 फरवरी 2019 के आतंकी हमले में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के 5 जवान शहीद हुए थे। बावजूद इसके आज भी इस बटालियन के अफसरों और जवानों के दिलों में देश की हिफाजत में मर मिटने का जज्बा कम नहीं हुआ है। बहुत दुखद घटना है ये जो हुई थी। कायराना हमला था एक जो ये हुआ था पुलवामा में। इसमें हमारे इसी देश के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग जो थे, वो हमारे जो भाई थे, साथी थे, जो जवान थे हमारे, वो शहीद हुए थे इसमें। उसके बाद हमने कोशिश की है कि जिसने भी ये कायराना हमला किया हम उससे इस चीज़ का बदला लें और उन सबको मजबूर कर दें, या तो वो हथियार छोड़ दें या तो फिर वो ये दुनिया छोड़ दें। ये हमारे लिए बहुत ही एक गौरव की बात है कि हम देश के लिए कुछ कर पाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे हमें बलिदान कितना भी देना पड़े। लेकिन हम उस मिट्टी की जिसकी कसम खाई है उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, उस देश को कभी झुकने नहीं देंगे, और बल्कि हम आगे आकर के अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, चाहे बलिदान कितना भी देना पड़े। 14 फरवरी 2019 यानी वो तारीख जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए एक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। 76वीं बटालियन के जवान आज भी अपने शहीद साथियों की यादों को दिलों में जिंदा रखे हुए हैं, और जब कभी भी उनका जिक्र होता है तो उनकी आंखें नम हो उठती हैं। जब भी हम ये दिन आता है हम उसको बहुत याद करते हैं। हमारे को बहुत याद आती है उनकी, क्योंकि वो एक साथ हमने ड्यूटी करना, एक साथ जाना, और जिसमें कि हेड कांस्टेबल जयमल सिंह था जो कि हमारे साथ बहुत करीब था, और कांस्टेबल तिलकराज था जो कि जब ये छुट्टी काट के आया तो इसके पास में एक्चुअली में उस टाइम 1.5 महीने का एक बच्चा हुआ था छोटा। तो जब हमने इसको बोला कि तिलकराज भाई आपके पास में बच्चा हुआ, हम आपसे पार्टी लेना चाहते हैं, तो ये बोला भाई अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी आने के बाद ये पार्टी करूँगा। लेकिन हमारे को क्या पता था कि वो आके इस पार्टी में शामिल ही नहीं होगा। और वो
तरफ से गर्व भी होता है और एक दुख की घड़ी भी थी बहुत। पूरे सीआरपीएफ क्या मतलब पूरे ये भारत के लिए बहुत दुख की बहुत बड़ी घटना हुई थी और इसके कारण सीआरपीएफ के 42 से 40 जवान जो थे सीआरपीएफ को खोने पड़े थे और शहीद हुए थे वे। और ये जो 5 जवान ये हमारे यूनिट के थे, हमारे साथ ही रहते थे। एक परिवार के जैसा इनका हमारा जैसे बड़े भाई हैं वैसे हमारे साथ ये रहते थे। और लेकिन जब ये शहीद हुए तो हमारी जैसे साथी जवान की आंखें भर आई तो मतलब काफ़ी बुरा लगा था। जम्मू में जो 76 बटालियन का कार्यालय है, जहां पर ये 5 जवान जो जहां पर आप देख रहे हैं जिनके चित्र जहां पर लगे हुए हैं, हेड कांस्टेबल नसीर अहमद, हेड कांस्टेबल जैमल सिंह, कांस्टेबल रोहतास लांबा और सुखजिंदर व कांस्टेबल तिलकराज, ये सभी यहां इसी बटालियन के जवान थे। जब यहां से बस रवाना हुई थी कश्मीर के लिए तो उस बस में सवार थे और वहां पर इन्होंने शहादत पाई थी। और आज यहाँ पर सीआरपीएफ के कैंप के भीतर इन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर उनके सारे साथी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज के दिन पर अपने साथियों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऑपरेशन कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवान जारी रखे हुए हैं और कामयाबी भी सुरक्षा बलों को मिल रही है। सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में हर रोज कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं। उनकी मुस्तैदी की बदौलत जम्मू के सांबा सेक्टर में आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स के नंबर 2 जहूर अहमद राथर को गिरफ्तार किया गया। जहूर कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की वारदात में वांटेड था। अनंतनाग और सांबा पुलिस ने अपने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान सांबा के बारी ब्राह्मणा इलाके के एक घर से जहूर को गिरफ्तार किया। टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा संगठन है। सूत्रों के मुताबिक जहूर अहमद राथर और खालिद और साहिल सरहद पार से आने वाले हथियारों की एक खेप लेने के लिए सांबा आया था, लेकिन इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल ने जैश के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है जिसने भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर की रेकी की थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जैश आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने अजीत डोभाल के घर का वीडियो भी बनाया था। जैश के आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने पूछताछ में बताया कि उसने सीमा पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर अजीत डोभाल के घर और आसपास के सुरक्षा इंतजामों का वीडियो बनाकर मई 2019 में सरहद पार अपने हैंडलर डॉक्टर को भेजा था। पुलवामा हमले को हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल के जवान आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ देश की हिफाजत में जुटे हुए हैं और यही वजह है कि उनके हिम्मत और हौसले के आगे घाटी में आतंक दम तोड़ रहा है। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट जारी है। चीन की सेना वहां से पीछे लौट रही है। पिछले 10 महीने से एलएसी पर जारी तनाव अब कम होता नजर आ रहा है। ये सब कुछ आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम वहां पैंगोंग में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां आजकल ठंड इतनी है कि बहती नदियां जम गई हैं और 135 किलोमीटर लंबी झील भी पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो गई है। ये पैंगोंग का सदर्न बैंक है और चूँकि ये इलाका जो है झील जो है जहाँ से शुरू होती है ये वो इलाका है और यहाँ से जहाँ पे टैंक रेजिमेंट यानी कि स्पांगुर गैप की बात करें जहाँ चीन की टैंक रेजिमेंट जो है तैनात थी और 10 तारीख को दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसके बाद जो है टैंक्स जो है पीछे जाने शुरू हुए। यहीं से अगर आप 50 से 60 किलोमीटर आगे चले जाएं तो वो इलाका यहीं से पड़ता है और वहीं से जो है बड़े जो हैवी आर्मर्ड व्हीकल हैं, टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनको पीछे हटाना शुरू किया जा चुका है, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरीके से उन चोटियों पर अपनी पकड़ मजबूत की थी, चीन के जो है होश फाख्ता हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ
ये जो फिंगर एरिया है, फिंगर एरिया में भी जो है अब धीरे धीरे जो है चीन ने अपने सैनिकों को कम करना शुरू किया है। अब वो अपने सैनिकों को लेकर फिंगर 8 के पीछे जा रहा है, तो भारतीय सेना अपने जो यहाँ पे फिंगर 3 के पीछे जो अपना परमानेंट बेस है वहाँ पे आ रही है। हालांकि अभी पेट्रोलिंग जो है यहाँ नहीं होगी, धीरे धीरे जब और हालात सुधरेंगे, दुरुस्त होंगे, उसके बाद पेट्रोलिंग के पर भी चर्चा होगी। कई सारी आवाज़ें ज़रूर उठी हैं कि आखिर क्या भारतीय सेना ने अपनी ज़मीन दे दी, सरकार विफल हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फ्रिक्शन एरिया है, फ्रिक्शन पॉइंट है, वो 1 या 2 पॉइंट नहीं है, कई सारे अलग अलग फ्रिक्शन पॉइंट है और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, फ्रिक्शन पॉइंट था और यहीं से जो है दोनों देशों के बीच एक सहमति बनी है, एक समझौता हुआ है और अपनी सेनाओं को पीछे ले जाना शुरू किया है। जब एक बार इस जगह से ये सारे जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद बाकी सारे फ्रिक्शन एरिया, चाहे वो गोगरा हो, गलवान हो और उन सब जगह जहाँ पे कि विपक्ष भी जो है सवाल उठा रहा है, वहाँ से फ्रिक्शन एरिया, उन फ्रिक्शन एरिया को जो है अब उस पर बातचीत होगी और वहाँ किस तरीके से सेना को पीछे हटाना है उस पर भी चर्चा होगी। ये है पेंगोंग लेक, यानी कि फ्रिक्शन पॉइंट, या कहें कि ये भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी विवाद का कारण रही है, क्योंकि चीन हमेशा से जानता है और मानता है कि भारत जो है वो फिंगर 4 तक है और वो खुद फिंगर 4 तक आता है, लेकिन भारतीय सीमा के हिसाब से हमारी सीमा फिंगर 8 तक जाती है। आप वो सामने देख सकते हैं, जो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी दूर तक, ये सफ़ेद झील जो जमी हुई है, इसके दूर तक जो पहाड़ियाँ आपको सामने नज़र आ रही है वो है फिंगर एरिया। और उन्हीं फिंगर एरिया में इस विवाद ने इतने दिन खींच लिए, क्योंकि भारत ने ये साफ कर दिया कि हम अपनी सीमा, अपनी ज़मीन का 1 इंच हिस्सा भी जो है चीन को जाने नहीं देंगे। और यही वजह है कि लगातार हम डटे रहे। और आप देख सकते हैं कि वो फिंगर एरिया उस वक्त कितनी सर्दी रही होगी, क्योंकि अब सर्दी का मौसम जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि अब वहाँ डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। चीन की सेना वापस पीछे जाना शुरू कर चुकी है, ऊंचे पोस्ट से भी जाना शुरू कर चुकी है और जल्द ही जो है एक बार ये पेंगोंग के दक्षिण और इस पूरे फिंगर एरिया में स्थितियाँ ठीक हो जाती हैं, डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाता है, तो उसके बाद इस पूरे इलाके में, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख में जितने फ्रिक्शन पॉइंट है उन पर बात होगी। तो उम्मीद जताई जाती है कि आने वाले 10 से 15 दिन में यहाँ नदन बैंक में जो चीन की जो गतिविधियाँ हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसी तरह से इस तरफ का जो इलाका है वो सदर्न बैंक आता है और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जो वो इलाका है जहाँ पे टैंक रेजिमेंट थे, माना जा रहा है कि जल्द वहाँ से भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा और 20 दिन के अंदर जो है 20 से 25 दिन में जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद दोनों देशों की सेना के जो कमांडर हैं 48 घंटे बाद जो है डिसएंगेजमेंट के, उसके बाद फिर से बातचीत मेज पर आएंगे और बाकी जो फ्रिक्शन पॉइंट है उन पर बात करेंगे। अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको सावधानियां बरतनी है। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं जरूरी।